गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं। यह खबर पिछले दिनों से सुर्खियों में थी। इससे पहले बात की गई मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर। कहा गया कि मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई और नाम जो हैं वो मीडिया में प्रचलित हुए हैं, मीडिया में आम हुए हैं, जिन नामों पर चर्चा भी हुई, जिन नामों पर डिस्कशंस भी हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहां तक कि बता भी दिया गया कि क्यों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हटाकर उनकी जगह क्यों लाया जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी को। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी बताया गया कि इस बार गुलाम नबी आजाद के आने की कितने परसेंट चांसेस हैं और गुलाम नबी आजाद जो है वो क्यों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आ सकते हैं। अब ये जो थ्योरीज फ्लोट होती हैं एक के बाद एक, कभी गुलाम नबी आजाद, कभी मुख्तार अब्बास नकवी, ये थ्योरीज कौन फ्लोट करता है, कहां से फ्लोट करता है, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बदलने के बारे में दिल्ली में कोई विचार कर भी रहा है कि नहीं। जहां तक सूत्रों की माने तो दिल्ली में फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बदलने को लेकर कोई विचार नहीं कर रहा है, ना गंभीरता के साथ कोई इस पर सोच रहा है कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाकर, मनोज सिन्हा को हटाकर किसी और को लाना है। कारण कई है। सबसे बड़ा कारण यह है कि क्यों हटाएगी नई दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। कारण होने चाहिए कोई। हां, एक चीज मानी जा सकती है, एंटी इनकम्बेंसी है, माना जा सकता है बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है और अन्य कई और कदम। लेकिन जब आप उन कदमों को देखते हैं, वो कदम तो केंद्र सरकार के ही कदम हैं। जाहिर सी बात है, 370 के हटने के बाद जब केंद्र के सारे कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए हैं, इन सभी कानूनों के लागू होने का मतलब यह है कि इन कानूनों का जो असर होगा वो आपकी मेरी जिंदगी पर तो पड़ने जा रहा है। तो जब मेरी और आपके जीवन के ऊपर इन कानूनों का असर पड़ने जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि ये सारा जितने भी कानून आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, वो नई दिल्ली में तय हो रही हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में लगे हैं जो प्रोग्राम नई दिल्ली का जम्मू कश्मीर को लेकर है। यानी प्रोग्राम है कि करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर होना चाहिए, प्रोग्राम है यहां पर केंद्र के सारे कानून लागू होना चाहिए, प्रोग्राम यह है कि जम्मू कश्मीर के पास अपने इतने पैसे होने चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो डिपेंडेंस केंद्र सरकार के ऊपर है वो घटती जाए, कम होती जाए। यह असल में सारी प्रक्रिया है। तो अगर वो सारी चीजें हो रही हैं तो उसके चलते अचानक केंद्र सरकार क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बदलेगी, ये एक बड़ा सवाल। और दूसरा, ये अगर बदलेगी भी तो विकल्प क्या होंगे। क्या गुलाम नबी आजाद एक विकल्प होंगे? कतई भी नहीं, गुलाम नबी आजाद विकल्प हो ही नहीं सकते। उसका कारण यह है कि गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं राज्यसभा में, मंत्री रह चुके हैं कई बार। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर जैसे इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना अपने आप में एक इतिहास में नाम दर्ज करवाता है। लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद को यह पद दिया जा सकता है? संभावनाएं बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री के करीबी हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण राज्यसभा में हो सकते हैं। गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण 4 और अन्य कमिटीज में हो सकते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर गुलाम नबी आजाद को भेजा जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर होने का मतलब जो है बहुत सारी चीजों के साथ जुड़कर रहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना चाहेंगे, एलजी के तौर पर तो कतई वो खुद भी काम नहीं करना चाहेंगे। और उसके बाद आपको वो एलजी चाहिए जो दोनों संभागों को एक साथ चलाए। और जो जानकारी प्राप्त भी हो रही है, जो कभी किसी से बात भी होती है, तो लोग ये बताते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का एलजी बनाकर भेजा जरूर गया है, लेकिन संभावनाएं ये हैं कि अब अगर कभी भी कोई परिवर्तन हुआ तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का एलजी बनाकर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि फिर से किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, किसी आर्मी के सीनियर ऑफिसर या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जुड़े हुए किसी बड़े सीनियर ऑफिसर को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता, अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता। अब दूसरी चीज ये भी कि गुलाम नबी आजाद चाहेंगे आजाद तरीके से काम करना। तो जब आप एलजी हैं तो आप केंद्र सरकार के नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू कश्मीर में। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो चाहेगा वो आपको करना है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा आप उस पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करना चाहेंगे। तो उसकी जगह आप उपराज्यपाल की राज्यपाल बनना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के, कि राज्यपाल बनने के बाद तो काम करने की आजादी ज्यादा है। दूसरा, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में जब से आए तब से उनकी कोशिश केवल मात्र यह है कि जम्मू कश्मीर में उनके पास इतना बहुमत हो जाए जिस बहुमत से वो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी कर सकें। और अब तो समाचार यह भी आने लगा है कि संभवतः शायद डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हो सकते हैं गुलाम नबी आजाद। अब ये एक, मैंने आपको कहा कि ये असमंजस में डालने वाली बात है, लेकिन बातें तो चल रही है। जैसे बात एक और चल रही है कि जम्मू कश्मीर के एक बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो आने वाले कुछ दिनों में रिटायर होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से पंजाब से कहीं चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी अलग अलग सर्कल्स में बात चल रही है। अब ये जो सारी बातें अलग अलग सर्कल्स में चल रही, इसका मतलब यह है कि ये बात कहीं चलती हुई है तो चली है, लेकिन जहां तक उपराज्यपाल को बदलने का ताल्लुक है, इस समय जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में है, इन परिस्थितियों में उपराज्यपाल के बदलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। क्योंकि जिस समय आपके ऑपरेशंस बिल्कुल कामयाबी के साथ चल रहे हैं, घाटी में जो आपने एक नेटवर्क तैयार किया उस नेटवर्क पर ठीक तरीके से काम हो रहा है, आतंकवाद और अलगाववाद दोनों पर बहुत जबरदस्त तरीके से अंकुश लगाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी छुटपुट घटनाएं, वारदातें वो आतंकवाद का हिस्सा है, वो होती रहेंगी, लेकिन बड़े हद तक ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इस समय देख रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं वही होता है, दाएं बाएं वाला कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पर भी मुकम्मल तौर पर पकड़ है। हालांकि पिछले दिन जब जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह का तबादला हुआ और उनको आईटीबीपी में 5 साल के लिए भेजा गया, तो कुछ लोगों ने बातें करना शुरू की थी कि मुकेश सिंह तो बड़ा काबिल अफसर थे और एलजी के ऑफिस के बड़े करीबी माने जाते थे, तो उन्हें ट्रांसफर क्यों किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की असेसमेंट अपनी है, और ऊपर वाले स्तर पर क्या होता है वो ऊपर वाले लोग आपस में बेहतर जानते हैं। वो निचले स्तर के लोगों को उसकी जानकारी बहुत कम होती है। और जब से खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह हुए हैं, तब से तो वैसे ही पत्रकारों के पास खबर बहुत कम होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है। तो एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस पर बात चलती है कि वो इसका दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, तो ये इस तरीके से कहानी चलती है। लेकिन अब बात वही कि क्या गुलाम नबी आजाद बनेंगे, तो मैंने साफ तौर पर कह दिया कि गुलाम नबी आजाद खुद भी नहीं चाहेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय इन परिस्थितियों में बने। दो चीजें हैं जो गुलाम नबी आजाद संभवतः, जिनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं गुलाम नबी आजाद की, जो उनका कद है, ऑलरेडी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटी के मेंबर है। नंबर 2, गुलाम नबी आजाद के लिए एक और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यह है, राज्यसभा के मेंबर दोबारा से बनाए जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी गुलाम नबी आजाद के लिए यह है, डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, अपनी पार्टी डीपीएपी से लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरी संभावना गुलाम नबी आजाद को लेकर यह है कि वो उपराष्ट्रपति के पद के आज भी सबसे बड़े दावेदार हैं, यह भी एक हकीकत है। तो अब जब ये सारी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बीच में जब आप गुलाम नबी आजाद को तोलते हैं, तो जो उपराष्ट्रपति के पद का दावेदार हो, जिसे एक बार केंद्रीय गृह मंत्री बनाने का प्रोग्राम बना हो और जो गृह मंत्री बनते बनते रह गया हो, जिसने कई बार बड़े बड़े मंत्रालय संभाले हो और जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्यूमेंट ठीक ठाक हो, इसमें एक अलग बात है कि गुलाम नबी आजाद ने डीपीएपी बनाकर राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी गलती की। ये बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ मानते, वो कहते कोई जरूरत नहीं थी, वो कांग्रेस में बहुत अच्छे थे और अगर उनको लग रहा था कि कांग्रेस में घुटन है तो उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था, उन्हें जम्मू कश्मीर आने की कोई जरूरत नहीं थी, वो केंद्र में ही एक बड़े मंत्री बनकर वहां पर केंद्र सरकार में देश की सेवा कर सकते थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसलिए गुलाम नबी आजाद, अब 2 लोग तो आपने चुन लिए, अब मेहरबानी करके कहीं अगला नाम प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का या अगला नाम किसी और का बीच में मत डालिएगा। ये काम केवल केंद्र सरकार तक रखिए कि केंद्र सरकार तय करे कि जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा। लेकिन फिलहाल के लिए खबर ये कि हालात यूं हो या हालात ऊं हो, एलजी फिलहाल मनोज सिन्हा ही रहेंगे। और मैंने आपको साफ तौर पर बताया कि अभी तक का जो उनका टेन्योर रहा है, इस टेन्योर में उन्होंने जितने काम उनको सौंपे गए थे, हर काम अपनी कुशलता, अपनी कैपेबिलिटी और अपने पोटेंशियल के मुताबिक किया है।
आरोप भी जनता लगाती है, आरोप बहुत सारे उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन आरोप हर राजनेता के ऊपर लगते हैं। हर आदमी जब राजनीति में आता है तो कोई ना कोई आरोप उसके ऊपर लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है तथ्यों के आधार पर बात हो तो बात बनती नजर आती है, लेकिन तथ्यहीन अगर कोई बात हो जितना मर्जी उतना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो इसलिए वो खबर जो गुलाम नबी आजाद को लेकर उड़ाई गई थी, वो वही सर्कल है जो बार बार खबर उड़ाता है। और है जम्मू कश्मीर में हमारी तबीयत भी, पत्रकारों की भी, बाकी लोगों की भी ऐसी कि कोई 3 महीने, 3 साल या 4 साल किसी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या राज्यपाल के तौर पर हो तो हम उसको बदलने के चक्कर में रहते हैं, और हमारी खबर होती है कि बदल रहे हैं। ये NN वोहरा के टाइम में भी था, ये सक्सेना के टाइम में भी था, ये उसके बाद उससे पहले जो राज्यपाल रहे उनके टाइम में भी था। इसमें बड़ा इंटरेस्ट लोगों को होता है। डीसी कहीं लग गया कोई, कब तक इसकी ट्रांसफर हो रही है, डेवकॉम लग गया जी, कब ट्रांसफर हो रही है, लगे हुए अभी 2 महीने नहीं हो गए तो ट्रांसफर कब हो रही है। इस तरीके का ये जो हमारी बहरहाल खबर बनाने के लिए सब चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर ये बताती हैं कि जो गुलाम नबी आजाद का कद है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया क्या संभावनाएं हैं। और दूसरा ये कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही रहने जा रहे हैं।